ठीक है ना। अब हम लोग उस प्रश्न पर बात कर लेते हैं जो धारा 202 के अंतर्गत उठी थी कि आखिर सेशन कोर्ट इसके द्वारा विचारणीय अगर मामला है तो न्यायालय ने अगर आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी कर दिया है, स्थगित कर दिया है, तो फिर ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन मामलों में पुलिस अन्वेषण का जो आदेश है वो क्यों नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था आपका पहले ये धारा कौन सी थी, 202। ठीक है, और अब ये धारा कितनी आ गई, 225, आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना। या परंतु से पढ़ेंगे 225 सबसेक्शन 1 परंतु कहता परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निर्देश वहां नहीं दिया जाएगा जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अथवा जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है जब तक कि परिवादी या उपस्थित साक्षियों की यदि कोई हो धारा 223 के अधीन शपथ पर परीक्षा नहीं कर ली गई है। अगर दोनों सबसेक्शंस को हम मिलाकर देखें तो अब बात अपने में ही क्लियर है। उसने कहा कि पुलिस अन्वेषण के लिए तब तक कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि परिवादी और उसके साक्षियों की यदि कोई हो शपथ पर परीक्षा न कर ली जाए, तब तक नहीं दिया जाएगा। अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों में तो दिया ही नहीं जाएगा, उसमें तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अन्य मामलों में भी तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक परिवादी और उसके साक्षी यदि कोई हो उनकी शपथ पर परीक्षा न कर दी जाए। हम लोग 200 को देख रहे थे, 200 में स्थिति क्या आ रही थी कि लिखित परिवाद अगर किया गया है, ठीक है, तो न्यायालय क्या कर सकता था, तुरंत आदेशिका जारी कर सकता था। लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस लगी हुई थी, देख लें एक बार। ठीक है, परिवादी की परीक्षा कहता जब अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करेगा तब परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित है तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा और परिवादी और साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा। परंतु किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। परंतु यह और की जब परिवाद लिखकर किया जाता है तब मजिस्ट्रेट के लिए परिवादी और साक्षियों की परीक्षा करना अनावश्यक होगा या आवश्यक नहीं होगा। डैश लगा है। 3 स्थितियां उसने बताई हैं। कौन कौन सी, यदि परिवाद अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करने वाले या कार्य करने का तात्पर्य रखने वाले लोक सेवक द्वारा या न्यायालय द्वारा किया गया है, अथवा यदि मजिस्ट्रेट जांच या विचारणा के लिए मामले को धारा 212 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले कर देता है। परंतु यह और भी कि यदि मजिस्ट्रेट परिवादी या साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात मामले को धारा 212 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के हवाले करता है तो बाद वाले मजिस्ट्रेट के लिए उनकी फिर से परीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा। अब बात आ गई, परिवाद पर संज्ञान कर लिया, संज्ञान करने के बाद मामले का अंतरण दूसरे मजिस्ट्रेट के पास हो गया तो परिवादी और साक्षियों की परीक्षा वो न्यायालय करेगा। ठीक है, और परिवाद पर संज्ञान करने के बाद यह भी हो सकता है कि परिवादी और यदि कोई साक्षी उपस्थित हो तो वो न्यायालय जिसने संज्ञान किया है वो सबकी परीक्षा कर ले, सबकी परीक्षा कर ले और उसके बाद अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात नई बीएनएसएस के मुताबिक अपराध का संज्ञान कर ले और जब कर लेगा तो प्रोसेस जारी करेगा।
यह स्थिति निकल कर आ रही है। अब इस दशा को सोचें, उसने परिवार पर संज्ञान किया और मामले को धारा 212 में अन्य मजिस्ट्रेट के पास अंतरित कर दिया। न परिवादी की परीक्षा की, न साक्षियों की, कुछ नहीं किया। या उसने परिवादी की कर ली किंतु साक्षी उपस्थिति नहीं थे, और यदि साक्षी उपस्थित हो, ठीक है ना, तो करेगा। साक्षी उपस्थिति नहीं थे, उसने परिवादी की कर ली और अभियुक्त को आहूत कर दिया, बात खत्म हो गई, प्रोसेस चलेगा आगे। लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसा वो नहीं कर रहा। आदेशिका का जारी किया जाना उसने मुलतवी कर दिया, स्थगित कर दिया। या उसने मामला जिसको अंतरित किया, उसने आदेशिका का जारी किया जाना स्थगित कर दिया। अब 225 इनकॉर्पोरेशन में आ जाएगी। क्या कहता है? यदि मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त करने पर जिसका संज्ञान के लिए वह प्राधिकृत है या जो धारा 212 के अधीन उसके हवाले किया गया है, ठीक समझता है, और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त ऐसे किसी स्थान में निवास कर रहा है जो उस क्षेत्र से परे है जिसमें वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी कर सकता है। और यह भी निश्चित करने के प्रयोजन से कि कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको वह ठीक समझे अन्वेषण के लिए निर्देश दे सकता है। यानी आप प्रक्रिया किसके फायदे के लिए बनाई जा रही है, इसको ध्यान में रखें। प्रक्रिया किसकी सुरक्षा करना चाहती है, इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। और इसको भी ध्यान में रखें कि प्रक्रिया को बनाने वाली विधायिका यह राज्य का भाग है और राज्य का कार्य है दोनों का संरक्षण करना, क्योंकि इस स्तर पर कुछ तय नहीं हो सकता कि जिस अपराध का आरोप लग रहा है वाकई अभियुक्त ने किया है या नहीं किया। अगर किया है तो अभियुक्त का अविचारित छूट जाना यह समाज के लिए बहुत खतरनाक स्थिति होगी, और अगर नहीं किया है तो अभियुक्त को विचारण के लिए विवश किया जाना यह ठीक नहीं होगा। तो उस दशा में जबकि अभियुक्त जो प्रपोज्ड वो न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में नहीं रहता, बाहर रहता है, ठीक है, तो आदेशिका का जारी किया जाना, मुलतवी किया जाना कानून की अपेक्षा है कि आप आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी करें और स्वयं फर्दर इंक्वायरी करें, या चाहे तो पुलिस से करवा लें। अब सवाल बचता है अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय द्वारा विचारणी है, तो आप ह्यूमन एक्सपीरियंस इसे ओवरलुक कैसे कर सकते हैं? ह्यूमन एक्सपीरियंस ये कहता है कि आम आदमी पुलिस के द्वारा अपराध की स्थिति में की गई कार्रवाई को ज्यादा प्रभावी मानता, और है भी ज्यादा प्रभावी। जो ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन मामले में इतने गंभीर है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप एफआईआर लिखाने गए होते तो एफआईआर न लिखी होती, इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन इसकी संभावनाएं नकारी भी नहीं जा सकती, हो सकता ना लिखी हो, क्योंकि ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन हत्या ही थोड़ी है, बहुत सारे अपराध जो ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है नहीं लिखी पुलिस ने, ठीक है, आप आ गए परिवार से। लेकिन अगर जिस पुलिस ने आप पुलिस के पास गए होंगे, इसकी संभावना 99% है जब मामला ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। यद्यपि आपके पास दोनों विकल्प उपलब्ध थे, आप कतई पुलिस के पास मत जाओ, आप ऐसे ही परिवार प्रस्तुत करो, लेकिन ह्यूमन एक्सपीरियंस इसके खिलाफ है। ह्यूमन एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन मामला आपके साथ हुआ तो आप पुलिस के पास जाओगे। अब आप गए होंगे ऐसा प्रज्यूम भी किया जा सकता है, और अक्सर जो प्रैक्टिस है, कचहरी जो लोग जाते हैं वो ये जानते भी हैं कि परिवाद भी प्रस्तुत करने पर सब ये कहते हैं कि हम घटना की सूचना देने थाने पर गए थे, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अब जरा आप सेक्शन 11 एविडेंस एक्ट उसकी ओर ध्यान दें। सेक्शन 11 एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि वे तथ्य
जो विवादित तथ्यों के और सुसंगत तथ्यों के अस्तित्व को अत्यधिक संभाव्य और अत्यधिक अनधिक संभाव्य बनाते हैं, वे सब सुसंगत हैं। सेक्शन 9 क्या कहता है? वे तथ्य जो विवादित तथ्यों के या सुसंगत तथ्यों के पूरा स्थापक हैं, स्पष्टीकारक हैं, वे भी सुसंगत हैं। अब सुसंगत तथ्य क्या है? वे तथ्य जो धारा 6 से लेकर 55 तक अवसर, मोटिव, ठीक है, आचरण आदि के रूप में आपको उदाहरण देके बताते हैं। जैसे हमारा ये कहना है कि ए ने बी की हत्या इसलिए की क्योंकि दोनों मिलकर प्रॉपर्टी का व्यापार करते थे और उनके द्वारा एक फर्म बनाई गई थी। तो फर्म नो डाउट इच्छाधीन भागीदारी भी हो सकती है, ठीक है, और फर्म अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। अनरजिस्टर्ड फर्म हो नहीं सकती, ये नहीं है स्थिति। अनरजिस्टर्ड फर्म होगी तो पक्षकारों को अधिकार कम हो जाएंगे, भागीदारों, पक्षकार यानी भागीदारों के अधिकार कम हो जाएंगे। लेकिन फर्म अनरजिस्टर्ड नहीं हो सकती, ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है कि फर्म अगर है तो उसका रजिस्ट्रेशन लोग करा ही लेते हैं या उसके संबंध में एक डीड होती ही है, हो सकती है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब करेंगे तो डीड बना लेंगे। हां, विविक्षित रूप से फर्म निर्मित हो गई हो, बात अलग है, क्योंकि फर्म संविदा से बनेगी और संविदा अभिव्यक्त होती है, संविदा विविक्षित होती है। तो पक्षकारों के मध्य भागीदारी के संबंध आ गए थे, ये स्थिति बात अलग है। लेकिन आप कहते हैं फर्म बनाई थी और डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं है। यद्यपि प्रत्येक तथ्य को मौखिक तथ्य से साबित, मौखिक साक्ष्य से साबित किया जा सकता है, लेकिन यहां यह तथ्य है कि फर्म का डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किया गया, यह सुसंगत तथ्य जो संभाव्यता है, ठीक है, उसका स्पष्टीकरण दे रहा है कि वास्तव में कोई फर्म थी नहीं, आप हवाई बात कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन एक्सपीरियंस ये कहता है कि फर्म का डॉक्यूमेंट लोग बना ही लेते हैं जब वे फर्म के तौर पर व्यापार शुरू करते हैं। ऐसे ही ह्यूमन एक्सपीरियंस ये कहता है कि ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन मामला है तो लोग पुलिस के पास जाते हैं। आप कह रहे हो, अब दो बातें आप कह सकते हो, या तो आप ये कहोगे परिवार पर आपने मामला ट्राइबल कोर्ट ऑफ सेशन प्रस्तुत किया, दो ही तो कह सकोगे कि हम पुलिस के पास गए थे, या ये कहोगे हम नहीं गए थे। दो ही बातें तो कहोगे, तीसरी तो नहीं कह सकते। अच्छा, आप गए थे और पुलिस ने दर्ज नहीं किया, ठीक है, हम आपकी मान लेते हैं, आप गए थे, पुलिस ने दर्ज नहीं किया। अब मामला ट्राइबल कोर्ट ऑफ सेशन है तो बहुत गंभीर है। हम उसको उसी पुलिस से अन्वेषण का आदेश करें कि आप इस मामले में बताओ क्या हुआ था। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो पुलिस ये कहेगी कि अपराध हुआ, और या तो ये कहेगी नहीं हुआ। संभावना इस बात की ये कहेगी नहीं हुआ, संभावना इस बात की है, ठीक है, क्योंकि तुम कहते हो पुलिस के पास हम गए थे और उन्होंने मेरी नहीं सुनी, तो अब क्यों सुन लेंगे, ठीक है। और संभावनाएं अभी भी इसी बात की हैं कि तुम्हारे साथ वाकई अपराध हुआ हो, तुम्हारे साथ वाकई अपराध न हुआ हो। अगर तुम्हारे साथ वाकई अपराध हुआ और उन्होंने पहले नहीं सुनी तो अब क्यों सुनेंगे, और वो अन्वेषण में जो कुछ भेजेंगे वो पुलिस रिपोर्ट नहीं होगा, लेकिन वो अभिलेख का भाग बन जाएगा और उसके आधार पर हमें समनिंग करने या न करने का निर्णय लेना होगा। इसलिए पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट करेगी और जो कुछ भेजेगी उसके आधार पर जब हम निर्णय लेंगे अनन्यता ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन मामले में, तो अगर आपकी बात ठीक है कि आप पुलिस के पास गए थे, अपराध भी हुआ था, और फिर भी अन्वेषण में पुलिस ने लिखकर भेज दिया, तो अपराध के अविचारित रहने की संभावनाएं बढ़ गई, क्योंकि रिकॉर्ड आपके खिलाफ आने लगा, ठीक है। अब स्थिति यही है कि आपके पास अपराध हुआ, आपके साथ अपराध हुआ, आप पुलिस के पास गए, ठीक है, और पुलिस ने अपराध नहीं लिखा, लेकिन इंस्पेक्टर साहब बदल गए, हमने अन्वेषण के लिए आदेश किया और उन्होंने सही स्थिति भेज दी। लेकिन फिर भी मजिस्ट्रेट
ऑमनी प्रेजेंट नहीं है, उसके सामने रिकॉर्ड रखा है। आप ही कहते हो कि हम पुलिस के पास गए थे, इन्होंने नहीं मेरी सुनी। अब आपके पक्ष में रिपोर्ट आ गई तो संदेह तो पैदा ही हो रहा, संदेह तो पैदा ही हो रहा, ठीक है ना। और मामला बेहद गंभीर है, मामला बेहद गंभीर है, और इसका उपयोग हम सिर्फ समनिंग के लिए करेंगे और किसी चीज के लिए 202 का उपयोग अन्य किसी चीज के लिए होगा ही नहीं, समनिंग के लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर मामला ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो 202 के आधार पर आगे साक्ष्यों की प्रति परीक्षा भी होगी, ठीक है ना। इसमें हम ये वजन बढ़ाते जाएं जिसके झूठ होने की संभावना अधिक है। इसकी बजाय हम आपसे ये कहें कि आप सारे अपने तथ्य के साक्षी मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, सारे तथ्य के साक्षी प्रस्तुत करो, वे मेरे सामने कहें जो कुछ कह रहे हैं। और फिर चूंकि ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन में प्रक्रिया एक ही है, ठीक है, तो झूठा रिकॉर्ड जो पुलिस तैयार करके भेज देगी उसका मेरे समक्ष होने का, ठीक है, अवसर कम से कम हो जाएगा। वे साक्षी जो मेरे सामने आएंगे वे कंप्लीट एविडेंस हमारे समक्ष देंगे और उसके आधार पर हम तय करेंगे कि ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन मामले में हम आपको आहूत करें या न करें। और अगर हमने आपको आहूत कर दिया तो इन साक्षियों के कथन की विश्वसनीयता असंदिग्ध होगी, क्योंकि उन्होंने मेरे समक्ष कथन किए हैं, न्यायालय के समक्ष। और जब वे विचारण को फेस करेंगे तो इसके आधार पर जब उनके उन कथनों की जो वो विचारण में साक्ष्य के तौर पर देंगे, ठीक है, उनसे इनकी असंगति के आधार पर उनकी दोषिता और निर्दोषिता के संबंध में बेहतर निर्णय हो सकेगा, ठीक है ना। और इसके विपरीत अगर हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराएं तो झूठा रिकॉर्ड बन जाने की आशंका ज्यादा है और इसके आधार पर हम गलत ढंग से अभियुक्त को आहूत कर देंगे, इसकी संभावना भी ज्यादा है। और चूंकि ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन में प्रक्रिया एक है तो इस गलत रिकॉर्ड के आधार पर 208 में हमने देखा था कि परिवार पर संस्थित वारंट मामले जो ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है उनमें सारी चीजों की कॉपी दी जाएगी, क्योंकि वहां प्रक्रिया एक है। और तब विचारण दूषित हो जाने का जो संभावना है ये ज्यादा है। और जबकि अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल मामला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां इसका उपयोग सिर्फ आहूत करने के लिए होगा। उसके बाद जब वारंट मामले का विचारण शुरू होगा जो पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संशय होगा तो प्रक्रिया 244 की शुरू होगी और उसके आधार पर आरोप की विरचना और उसी के आधार पर दोषिता या निर्दोषिता का निर्णय होगा। तो यहां पर पुलिस अन्वेषण करा लेना सुरक्षित है, किंतु सेशन ट्रायल मामलों में उनका, ठीक है, आपका पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराना असुरक्षित है।